हे गाइस वेलकम बैक। और आज हम जो साइंस का टॉपिक है उस साइंस के टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साइंस में भी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। ये भी मैंने आपको बताया कि काफ़ी बड़ा लेक्चर होगा जिस पे हम साइंस के यानी कि फिजिक्स के काफ़ी बड़े बड़े जो टॉपिक्स होते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे सीक्वेंस से। तो आप बने रहना इसके साथ, तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में। और फिजिक्स में सबसे बेसिक क्या होता है, वो होता है मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। और यांत्रिकी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यांत्रिकी में हम लोग पढ़ते हैं जो यूनिट्स होती हैं, जो इकाई होती है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो भाई जो यूनिट होती हैं वो फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और कुछ यूनिट्स बायो में भी होती हैं। लेकिन फिजिक्स में हम लोग उन यूनिट को बात करते हैं जो फिजिकल होती है, जो भौतिक होती है, जिनको आप देख सकते हैं या फिर जिनको आप महसूस कर सकते हैं। तो उनकी हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अब भाई जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं यानी कि जो मापक होते हैं, जो इकाई होती है, वो भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो क्या होती है, सबसे ज़्यादा फंडामेंटल होती है, सबसे बेसिक होती हैं, सब फंडामेंटल होती है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से यानी कि जो ऐसा यूनिट है उसके अंतर्गत भी इनको शामिल किया गया है। दूसरी जो होती हैं वो होती हैं ऐसी यूनिट्स जिनको इनकी सहायता से, जैसे अगर बात मैं करूं भाई, जो लेंथ होती है उसकी यूनिट होती है मीटर। लेकिन जब मुझे एरिया नापना होगा तो एरिया नापने के लिए मुझे एल इंटू बी करना पड़ेगा, यानी कि जो मीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जो बाकी यूनिट्स होती है वो इनकी सहायता से हम लोग निकालते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट से जो होती हैं अलग होती हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से यानी कि जो एसआई यूनिट्स होती हैं उसको भी हम लोग इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तो क्या होती है बेसिक्स यूनिट्स के ऊपर हम लोग बात करें तो भाई जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, किसी भी चीज़ की अगर बात मैं करूं तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, और उन्हीं के बेस पे बाकी यूनिट्स निर्धारित की जाती है। जैसे अगर बात मैं करूं जी, सबसे पहली यूनिट जो हम लोग ने लिखी है यहाँ पर वो है विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो हमको पता है कि भाई एम्पियर होती है, और एम्पियर से हम लोग नापते हैं कि भाई कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब अगर मैं एम्पियर की बात में करूं तो 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, इसको हम लोग इस तरीके से नापते हैं। और इसकी जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल ए। तो कैपिटल ए इसका सिंबल हो गया, और ए हो गया, एम्पियर हो गया इसका यूनिट। तो ये है आपका सिंबल वाला सेक्शन है, और ये वाला आपका यूनिट वाला सेक्शन है। सेकंड हम लोग बात करते हैं जी तापमान की, यानी कि टेम्परेचर। आपको पता है कि टेम्परेचर नापने के अलग अलग पैरामीटर होते हैं, जिसमें केल्विन भी होता है, जिसमें सेल्सियस भी होता है, जिसमें फ़ारेनहाइट भी होता है, जिसमें रिमर भी होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है तापमान की, वो होती है केल्विन। ठीक है, हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे कि भाई केल्विन से हम लोग सेल्सियस की तुलना कैसे करते हैं, और सेल्सियस से हम लोग फ़ारेनहाइट कैसे निकालते हैं, वो तो हम लोग आगे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं कि तापमान की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है केल्विन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं के से। दूसरी होती है जी लंबाई। तीसरा जो होता है वो होता है लंबाई, यानी कि लेंथ। मैं कह सकता हूँ कि दूरी, है ना, दूरी, लंबाई। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है डिस्टेंस की, वो होती है मीटर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। चौथी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है जी वो होती है समय, यानी कि टाइम। और आपको पता है कि टाइम नापने के अलग अलग इकाई हैं, जिसमें आपको पता है कि सेकंड्स भी है, माइक्रो सेकंड भी है, मिनट भी है, घंटा भी है। उसके अलावा लाइट ईयर भी होता है, पार्सेक भी होता है। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है यानी कि जो बेसिक होती है, जो फंडामेंटल होती है, वो क्या होती है सेकंड्स, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से। ये आपको ध्यान से रखना होगा। पांचवा जो है वो है एक द्रव्यमान, यानी कि मास। तो मास को हम लोग हमेशा नापते हैं केजी में। ध्यान रखना, मास को हम लोग नापते हैं केजी में। अब आगे ये भी पढ़ेंगे कि सर मास में और जो भार होता है उसमें क्या अंतर होता है, यानी कि वेट और मास में क्या अंतर होता है, आप आगे जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि द्रव्यमान की, यानी कि जो मास होती है उसकी यूनिट होती है केजी। और ये पूरे ब्रह्मांड में अगर आप कहीं पे चले जाएं तो आपका ये एक रहता है। ठीक है, तो मास यानी कि जो डब्ल्यू होता है बेटा वो होता है एम इंटू जी, यानी कि ग्रेविटी के ऊपर आपका डिपेंड करता है वेट। जबकि मास जो होता है वो आपका ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो मास आपका ब्रह्मांड में हर जगह समान रहता है, जबकि आपका जो वजन होता है यानी कि जो आपका वेट होता है वो डिपेंड करता है ऑन द ग्रेविटी, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी। तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता, यानी कि जो अगला जो यूनिट होती है, यानी कि छठी यूनिट जो है वो है प्रकाश की तीव्रता, यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब है कि प्रकाश कितना आपके
कोई भी जो सोर्स है उसमें कितना प्रकाश की तीव्रता है, कितनी इंटेंसिटी उसके अंतर्गत है, तो इसे हम लोग नापते हैं कैंडेला से और इसे हम लोग डिनोट करते हैं सीडी से। ठीक है। सातवां होता है जी पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस हम लोग बात करते हैं ये छोटे छोटे सब्सटेंस की, जैसे अगर मुझे मान लीजिए मुझे कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के चाहिए, मुझे कुछ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा कि मुझे उसका वेट चाहिए कि मुझे उसका मास चाहिए। तो जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं जिनको लैब में हम लोग टेस्ट करते हैं या फिर उनके ऊपर केमिकल रिएक्शन हम लोग करते हैं, तो वहाँ पर जो छोटी छोटी मात्राएं होती हैं वो होती है आपकी मोल्स में, कितने मॉलिक्यूल्स या फिर कितने मोल्स हम लोग को अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं मोल से, और इसकी जो यूनिट होती है MOL, इसकी जो सिंबल होता है वो MOL होता है। अब हम लोग बात करते हैं, अब ध्यान रखना ये भी कि भाई एक मोल बराबर जो होता है वो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो ने इसकी खोज की थी, तो 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो 1 मोल की वैल्यू होती है। ठीक है, इसी के बेस पर से हम लोग जो है उसकी एक खास वैल्यू निकालते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य यूनिट्स भी होती हैं, कुछ अदर यूनिट्स भी होती हैं जो आपको थोड़ी बहुत जाननी चाहिए। जैसे अगर बात मैं करूँ फोर्स की या फिर वेट की, तो फोर्स और वेट दोनों का जो यूनिट होती है जी वो होता है न्यूटन। हम लोग बात करेंगे आगे जाके फोर्स और वेट में क्या क्या समानता होती है। तो वेट और फोर्स का जो यूनिट होता है यानी कि फोर्स यानी कि बल का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, आपको ध्यान रखना हो, जबकि मास की यूनिट जो थी वो केजी थी। ठीक है। अब फोर्स जो होता है उसमें मास इंटू एक्सलेशन होता है, और अगर हम लोग ग्रेविटी के हिसाब से लेकर चलें तो उसमें m इंटू जी भी होता है, वो उसको आप लोग समझ पाएंगे आगे जाके। तो यहाँ तक हम लोग बातें कर ली है। इसके अलावा जी प्रेशर होता है, प्रेशर को हम लोग जो नापते हैं वो पास्कल्स में नापते हैं, पास्कल इसकी यूनिट होती है। इसके अलावा चार्ज, तो कितना चार्ज उत्पन्न हुआ है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज कितना है, तो उसको हम लोग नापते हैं कूलम में, इसको डिनोट करते हैं सी से। वर्क की बात करें तो कार्य का मतलब होता है, कार्य की जो यूनिट होती है वो होती है जी जूल। ठीक है। दूसरा जो होता है एनर्जी, एनर्जी की भी यूनिट जो होती है वो जूल होती है, लेकिन एनर्जी की कुछ और भी यूनिट्स होती हैं। जैसे हम लोग बात करें कि एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, तो हम बोलेंगे कि कैलोरी। भाई कितना कैलोरी हम खाएंगे, कितना कैलोरी हम लोग जब खाना खाते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलती है, तो कैलोरी भी इसकी एक क्या होती है, यूनिट होती है। दूसरा जूल भी इसकी एक यूनिट होती है, और अर्ग जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट ऊर्जा की होती है। तो ये 3 यूनिट आपको ध्यान रखना होगा, ये भी एनर्जी की यूनिट्स होती है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण यूनिट्स होती हैं। जैसे हम लोग बात करें डिस्टेंस की, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होता है उसकी कुछ यूनिट्स होती हैं और भी ज़्यादा, जिसको हम लोग को जानना पड़ेगा कि भाई डिस्टेंस की और कौन सी इकाइयाँ होती हैं जिससे हम लोग डिस्टेंस नापें। क्या दूरी के लिए, जैसे दूरी की अगर हम लोग बात करें तो भाई दूरी के लिए कई तरीके हैं उसको नापने के लिए, जिसमें हम लोग बात करें तो किलोमीटर हो सकता है, माइल्स हो सकता है, नॉटिकल माइल्स हो सकता है। क्या नॉटिकल माइल से भी आगे कुछ होता है? अगर मुझे पृथ्वी से लेकर चंद्रमा के बीच की दूरी निकालनी है, या फिर सूर्य के बीच की दूरी निकालनी है, या फिर अन्य ग्रहों के बीच की दूरी निकालनी है, तो क्या मैं वो किलोमीटर में लेके चलूँ या फिर मीटर में लेके चलूँ? तो क्या कुछ अन्य यूनिट्स भी होती हैं? तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे। तो पहली जो यूनिट हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, वो जी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि AU। तो जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं जैसे पृथ्वी, सूरज और बाकी जो होते हैं, इनके बीच की औसत दूरी जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको निकालने के लिए हम लोग जो होता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का प्रयोग करते हैं। और ये कितनी होती है जी, ये होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर जो होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। दूसरा सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर जो होती है ये भी दूरी नापने की क्या होती है, एक इकाई होती है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कुछ बड़ी होती है। क्या होता है लाइट ईयर, क्योंकि आपको पता है कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में होती है, ये ध्यान रखना, ये स्पीड निर्वात में। तो क्योंकि भाई लाइट की सबसे अधिक स्पीड होती है, अगर लाइट को मैं, और लाइट की खास बात यह है कि वैक्यूम में चल पाती है, निर्वात में चल पाती है। तो अगर मैं लाइट को ट्रेवल कराऊँ, लाइट को अगर मैं भेजूँ, तो लाइट 1 साल में, 1 ईयर में लाइट ने कितनी दूरी तय की, उसे हम लोग अगर निकालें तो हमसे कहेंगे लाइट ईयर। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है जी, तो इसमें हम लोग लाइट की स्पीड जो होती है 3 इंटू 10⁸ इंटू 365 डेज इंटू 24 आवर्स, 24 घंटे, 60 मिनट और इंटू 60 सेकेंड। तो इसको हम लोग सेकंड्स में हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ये हो जाती है क्या, प्रकाश वर्ष की इकाई।
इसकी अगर हम लोग वैल्यू देखें तो कितनी आती है जी, वो आती है लगभग 9.46 या 9.45 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर में आएगी, इसका मतलब डिस्टेंस की यूनिट है। अगर मुझे इसको मीटर में लिखना होता है, कई बार क्या होता है कि किलोमीटर पे नहीं लिखा होता और यहाँ पर वैल्यू जो होती है 15 की जाती है, तो भाई डेफिनेटली आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और मैं 3 जीरो अगर बढ़ाऊँ तो 15 पहुँच जाएगा। तो 9.45 या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर भी हो सकता है कि ये आपके क्वेश्चन पे लिखा हो, तो वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं, दोनों दोनों मतलब एक ही होती है। ठीक है, अब होती है अगली जो यूनिट होती है उसमें कहते हैं जी पार्सेक। पार्सेक जो होती है सबसे बड़ी यूनिट होती है किसी भी दूरी को निकालने की। अब इस पार्सेक में क्या करते हैं, इसमें कई सारे जो लाइट ईयर होते हैं उसको हम लोग एक यूनिट मान लेते हैं। जैसे 3.26 ईयर्स में 3.26 ईयर्स में लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, उससे हम लोग एक पार्सेक्स के रूप में नाप लेते हैं, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस आ जाएगी। वहाँ पर वो 1 साल की बात कर रहा था, यहाँ पर 3.26 ईयर की बात कर रहा है। तो डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट जो होगी वो पार्सेक होगी, फिर प्रकाश वर्ष, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ यंत्रों की। जो यंत्र जो होते हैं वो कुछ इकाइयों को नापने के लिए काम किए आते हैं, तो कुछ यंत्रों के बारे में बात करते हैं। तो भाई विद्युत धारा को मापने की जो इकाई होती है, जो करंट को मापने की इकाई मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग करते हैं वो होता है अमीटर। अमीटर नापता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट। दूसरा होता है वोल्टेज नापने का जो पैमाना होता है, जो इसकी का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम कहते हैं जी वोल्ट मीटर, है ना। इसको डी से, इसको वी से डिनोट करते हैं। इसको आपको पता होगा कि अमीटर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तीसरा होता है जी आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हवा में कितनी आर्द्रता है, कितनी जो है नमी है, और ये ज़मीन से ऊपर होती है। तो ये होगा हाइग्रो। जब मैं ग्रो शब्द यूज़ करूंगा तो मैं ज़मीन से ऊपर की बात करूंगा, यानी कि आर्द्रता की। एक हो जाएगा हाइड्रो। हाइड्रो की बात करूं तो वो पानी के अंदर की बात होती है। तो हाइग्रो का मतलब हो जाएगा आर्द्रता नापने का जो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हाइग्रो यानी कि ह्यूमिडिटी नापता है। जबकि अगर मैं बात करूं हाइड्रो की, जब मैं हाइड्रो की बात करूं तो भाई वो निकालता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। और या फिर इसको हम कह सकते हैं कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर पानी का घनत्व, है ना, पानी की स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। तो पानी का घनत्व नापने के लिए तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं हाइड्रोमीटर। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आपको कैसे आपको याद रखना है। अगला जो है वो है जी वायु की गति या दिशा। वायु की गति कितनी है, दिशा क्या है उसकी, तो उसको हम लोग नापते हैं एनेमोमीटर। ठीक है, तो खासकर जो है वो जहाँ पर एरोप्लेन उड़ते हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। प्रेशर नापने की जो इकाई है, दाब नापने की इकाई जो है वो बैरोमीटर है। ठीक है, अचानक से अगर प्रेशर गिर गया तो हम लोग समझते हैं कि भाई आंधी तूफान आने वाला है। तीसरा है जी तनाव नापने का, यानी कि जो टेंशन होता है उस टेंशन को नापने का जो मीटर होता है उसे हम कहते हैं लक्समीटर या टेस्कोमीटर। तो टेस्कोमीटर जो होगा वो क्या नापता है जी, वो तनाव को नापने वाला होता है। आपको पता है तनाव भी दो प्रकार के, टेंसाइल और कंप्रेसिव, इसको हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी में। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को हम लोग नापते हैं जी लक्स मीटर से, है ना। प्रकाश की कितनी तीव्रता है उसको हम लोग नापते हैं लक्स मीटर से। ध्वनि की तीव्रता को हम लोग नापते हैं जी ऑडियोमीटर से। ठीक है, दूरी की तीव्रता यानी कि देखिए दूरी की तीव्रता नहीं कह सकते, कहेंगे दूरी नापने की इकाई, यानी कि जो आपकी गाड़ी होती है, कार होती है, ट्रक होता है, उसमें आगे जो मीटर लगा होता है उसे हम कहते हैं ऑडोमीटर। ऑडोमीटर जो होता है वो दूरी को नापता है। ठीक है, तो दूरी को नापने की जो इकाई होती है वो होती है ऑडोमीटर। अगला होता है चाल, यानी कि जो स्पीड, स्पीड को नापने के लिए भी जो लगाया होता है गाड़ी में उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। अगला है जी वह है सतह का तापमान, यानी कि किसी सरफेस का जो तापमान होगा, टेम्परेचर नापने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है पायरोमीटर। बिना छुए उसका टेम्परेचर हम लोग पायरोमीटर से नाप लेते हैं। ठीक है जी, अब झूठ नापने की या सच नापने की जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं लाई डिटेक्टिंग टेस्ट, यानी कि झूठ और सच का पता लगाने के लिए जो यूज़ करते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। ठीक है, तो ये होगा। सोने की शुद्धता आपको पता है कि भाई कैरेट मीटर से हम लोग नापते हैं, कितना कैरेट है, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। तो इस प्रकार के कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम लोग जो होते हैं वो यूनिट्स को नापते हैं। देखिए, जो अब हमको पढ़ना है वो है टाइप ऑफ फोर्सेस। कितने प्रकार के बल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो फिजिक्स में कुछ हम लोग बलों के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक होता है न्यूक्लियर फोर्स, है ना। न्यूक्लियर फोर्स का हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है।
लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो उन दो वस्तुओं पर लगता है जिनके बीच की डिस्टेंस, या मैं कहूँ कि जिनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। स्ट्रॉन्ग फोर्स तो है लेकिन काफ़ी नज़दीक की वस्तुओं के बीच में लगता है। जैसे अगर बात मैं करूँ कि एक अगर कॉपर की बॉडी है, अगर बात करूँ कि एक कॉपर है और उस कॉपर में अगर मैं मिला दूँ, यानी कि कॉपर में अगर मैं मिला दूँ टिन, तो उससे क्या बनेगा जी? कॉपर में अगर टिन मिला दूँ तो उससे बनेगा ब्रॉन्ज। तो जो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने दो न्यूक्लियस को मिला दिया, यानी कि कॉपर के न्यूक्लियस को और टिन के न्यूक्लियस से को हम लोग ने मिला दिया और उससे जो है वो क्या बना, ब्रॉन्ज बना। इनके न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है वो इतनी कम होगी। और अगर अब मैं बोलूँ कि आप ब्रॉन्ज से कॉपर और टिन को अलग करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, लेकिन ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स है ये काफ़ी कम दूरी पर लगता है। और दूरी कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर। तो इतनी कम दूरी के बीच में ये लगने वाला जो बल होता है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस फोर्स या फिर परमाणु बल। ठीक है, यानी कि नाभिकीय बल। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड जो बल होता है जी, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये दूसरा इंपॉर्टेंट बल होता है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आपके मैग्नेटिक जब हम लोग पढ़ेंगे तब, और इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये सेकंड जो होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तीसरा जो होता है वंडरवॉल फोर्स। आपको पता है कि जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर पे होते हैं और उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है उसे हम कहते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। तो वंडरवॉल फोर्स जो होता है वो काफ़ी क्या होता है, कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स होता है। चौथा होता है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के ऊपर तो अब विस्तार से चर्चा करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपकी फिजिक्स का, क्योंकि इसके बिना आपकी फिजिक्स जो है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है यानी कि जो ग्रेविटी बल होता है जी, ये भी काफ़ी जो होता है वीक फोर्स होता है। यानी कि पृथ्वी पर रखी हुई चीज़ें जो होती है ना, वो सन के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो सन की ओर को नहीं चली जाती है, उसकी ओर को अट्रैक्ट नहीं होती। हाँ, लेकिन हम लोग पृथ्वी में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण को महसूस कर सकते हैं। खासकर समुद्र वाले एरिया में आपको पता है कि ज्वार भाटा जो होता है वो सूर्य के और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से हमको महसूस होते हैं। तो ये जो बल होता है जी, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता, लेकिन ये काफ़ी डिस्टेंस में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो हम लोगों ने चर्चा कर ली इसकी। अब हम लोग बात करते हैं जी न्यूटन्स के लॉ, यानी कि जो न्यूटन्स के सिद्धांत हैं, लॉ ऑफ मोशन, उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक एक से। और इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा इसकी एप्लीकेशन, यानी कि इसके एग्जाम्पल जो होते हैं जो डे टू डे लाइफ में आप लोग महसूस करेंगे, तो उनके पीछे का जो तर्क होता है वो न्यूटन्स के जो नियम होते हैं वो सब समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी, न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे हम लोग जड़त्व का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम लोग कहते हैं। तो क्या होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? न्यूटन का लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है जी, अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है ना, अगर एक बॉडी गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान ही रहना चाहेगी। अगर एक वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो वो रुकी हुई रहना चाहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल न लगे। अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन रेस्ट, बॉडी इन मोशन continuously in motion unless and until it is compelled by an external force। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोई वस्तु को फेंकूं तो वस्तु हमेशा गतिमान रहना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि कई सारे फोर्स, अगर मैं बॉल को फेंकूं तो कई सारे फोर्स जो होंगे वो उसको रोकते हैं, उसकी गति को अवरोध की तरह काम करते हैं, रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल उसमें काम करता है, हवा का होने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो काम करता है। तो इन बलों के कारण जो होती है वो बॉल रुक जाती है, अदरवाइज जो होता है वो बॉल को आगे मूव करना चाहिए था। अगर मैं बात करूँ अंतरिक्ष में, है ना, जो स्पेस होता है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो आपको पता है कि स्पेस में इस प्रकार का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ना तो जो है वो स्पेस में बाकी अन्य फोर्स हैं। तो स्पेस में अगर मान लीजिए कोई बॉडी को आप गतिमान अवस्था में रखें तो गतिमान ही रहेगी। अगर कोई रुकी वस्तु है तो फिर वो रुकी अवस्था में रहना चाहेगी, क्योंकि वहाँ पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। अब जो जड़त्व का सिद्धांत है ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन्स के कुछ लॉ से तो आप कुछ एग्जाम्पल कर पाएंगे, कुछ एग्जाम्पल आपके जो है वो जड़त्व का सिद्धांत को समझना पड़ेगा आपको। भाई जड़त्व का मतलब क्या होता है? जैसे पेड़ की जड़ की अगर बात मैं करूं तो पेड़ की जड़ क्या करती है, उस पेड़ को मोशन करने से रोकती है ना, पेड़ को हिलने डुलने से रोकती है। तो जड़त्व का मतलब होता है कि जो बॉडी जिस अवस्था में वो उस बॉडी उस अवस्था में रहना चाहती है ना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है,
तो उससे हम जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे अगर बात मैं करूँ कि भाई दो व्यक्ति हैं, एक बहुत मोटा व्यक्ति है और एक बहुत पतला व्यक्ति है, तो किसको मोशन करने में आसानी होगी? डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर जो पतला व्यक्ति होगा वो जल्दी मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। तो मास कम है तो वो जो रुकी हुई अवस्था में था उस अवस्था को छोड़ने की उसकी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। वहीं पर बात मैं करूँ कि एक व्यक्ति जो है बहुत मोटा है, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ सूमो की बात करता हूँ, तो उसे मूव करने में ज़्यादा समय लगेगा या फिर उससे मूव करने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है और वो रुकी व्यवस्था में है तो वो रुका ही रहना चाहता है। तो इसको भी आपको समझना होगा कि जिसका मास ज़्यादा होगा वो बॉडी की जड़त्व में रहने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा रहेगी। यानी कि अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहना चाहेगा, उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। और अगर एक बॉडी मोशन में है और उसका मास ज़्यादा है तो वो बॉडी मोशन की अवस्था में रहना चाहेगी, उसकी टेंडेंसी मोशन में रहने की अवस्था ज़्यादा है। तो जिसका वेट कम होगा, जिसका मास कम होगा वो आसानी से रुक जाएगा, और जिसका वेट मास ज़्यादा होगा वो उसको रुकने में परेशानी होगी। तो ये जो है न्यूटन का पहला लॉ हमें कहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब हम लोग बात करते हैं जो इसके एग्जाम्पल हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बात करें कि पौधे की टहनी को हिलाने पर फल का गिरना। ठीक है, तो जब आप पेड़ की टहनी को हिलाते हैं, यानी कि जब पेड़ को आप हिलाते हैं या पेड़ की टहनी को हिलाते हैं, तो उस समय टहनी को आपने मोशन दे दिया है, लेकिन वो जो फल है वो रुकी अवस्था में रहना चाहता है ना। तो जिसके कारण से एक वस्तु के कारण से दूसरी वस्तु में जब गति होती है ना, एक वस्तु के कारण से जब दूसरी गति में जो दूसरी बॉडी में मोशन आता है, तो उसे भी हम लोग जो है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो हुआ क्या जी, आपने पौधे की टहनी को हिलाया तो पौधे की टहनी को मोशन दिया, जिसके कारण से वो मोशन की अवस्था में रहना चाहती है, जबकि फल जो होगा वो रुका हुआ था और रुकी हुई अवस्था में रहना चाहता है, जिसके कारण से फल जो है आसानी से गिर जाता है। सेकंड जो इसका एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो वह है जी, गोली मारने से कांच में छेद हो जाता है ना, लेकिन पत्थर को मारने से कांच जो होगा वो बिखर जाएगा या टूट जाएगा। तो ये भी जो है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का ही एग्जाम्पल है। हथौड़े को अगर हाथ से हम लोग जो है वो हथौड़े को अगर हम हाथ से कसना चाहें तो उसके लिए जो उसका हत्था होता है, जो उसका हैंडल होता है, उसको हमको ज़मीन पर मारना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई हम लोग ने जो उसका हैंडल था उसको आपने मोशन दिया, जिसके कारण से जो है वो दूसरी बॉडी में क्या आया, मोशन आया, यानी कि बाहरी फोर्स के कारण उसमें मोशन आया। तो ये भी एग्जाम्पल है। एथलीट लंबी या फिर ऊंची कूद के लिए दौड़ करके आता है ना, तो ये भी जो होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, फर्स्ट लॉ का। हालांकि इसको हम लोग शामिल कर सकते हैं सेकंड लॉ में भी, लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है ये फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। घोड़े के अचानक चलने से या रुकने से व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। यही अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी के स्टार्ट होने से भी आप पीछे की ओर जाते हैं, और गाड़ी के रुकने से भी, अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करें तो आप आगे की ओर जाएंगे, और अगर रोकते हैं तो आप पीछे की ओर जाते हैं। ये भी एग्जाम्पल जो है वो फर्स्ट लॉ का ही है, इनर्शिया का एग्जाम्पल है। कंबल को झटकने से क्या होता है, जब कंबल को आप झटकेंगे या फिर डंडे से उसको पीटेंगे तो क्या होगा, धूल कण उसके निकलेंगे। तो ये भी जो है वो बाहरी फोर्स के कारण से उसमें जो है वो गति पैदा हुई। तो ये भी पहले लॉ का ही एग्जाम्पल है। पानी के गिलास पर अगर हम लोग धक्का दे दे तो उसका जो है वो सिक्का जो है वो नीचे गिर जाता है। यानी कि पानी के गिलास में अगर हम एक सिक्का रख दे ऊपर, एक कार्ड के ऊपर, और इसको हम लोग खींचे तो जो सिक्का होता है वो नीचे गिर जाता है गिलास के अंदर। तो ये भी एग्जाम्पल है किसका, फर्स्ट लॉ का। रस्सी, अब देखो गेंद को ट्रेन में या फिर बस में ऊपर फेंकने पर जो होती है वो गेंद पीछे की ओर गिरती है ना, किस अवस्था में गिरती है, पीछे की ओर, वो आपको समझना होगा। और ये भी एग्जाम्पल जो है वो किसका, फर्स्ट लॉ का है। ट्रेन से कूदने पर या फिर बस से कूदने पर एक व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, ये भी एग्जाम्पल जो है फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं दूसरा हम लोग गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है जी, वो कहता है P इक्वल टू एम इन टू वे, है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई P का मतलब जो हो गया वो मोमेंटम हो गया, यानी कि संवेग हो गया। तो संवेग में जो परिवर्तन होगा ना वो समानुपात होगा किसके, मास, यानी कि बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी के, उसकी स्पीड के, है ना। और कहीं कहीं पर हम लोग बोलते हैं कि भाई F इक्वल टू एम इन टू ए, से भी हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल को आप कैसे समझें, तो इसके एग्जाम्पल को आप समझें इस प्रकार से कि यदि कोई मैं बोलूँ कि कोई बॉडी मोशन पे आ रही है, कोई बॉडी जो है गतिमान अवस्था में आपकी ओर आ रही है, तो आप उसको रोकने के लिए तुरंत नहीं करते, यानी कि उसका फोर्स को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय तक अपनी स्पीड को बढ़ा करके रखते हैं। तो ये सेकंड लॉ के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे अगर बात मैं करूँ कि एक बॉल एक बैट्समैन ने मारी और एक जो फील्डर था उसने उसको कैच करने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर खींचा,
उसने इसलिए किया क्योंकि अगर वो बॉल को रोक लेता तुरंत ही तो उससे ज़्यादा आघात पहुंचता, ज़्यादा उस पर जो होगा फोर्स लगता। लेकिन उसको कम करने के लिए क्या किया उसने, स्पीड को, जो बॉल की स्पीड है उसको धीरे धीरे कम किया, और धीरे धीरे कम करने के लिए उसने अपनी हाथ को क्या करा, पीछे की ओर मोशन किया। तो आप तुरंत अगर रोक देते तो क्या होता, ज़्यादा आघात आपको मिलता, यानी कि ज़्यादा चोट आपको लगती, लेकिन आपने उसकी स्पीड को धीरे धीरे क्या किया, जीरो पे लेकर के आए और पीछे की ओर को आपने स्पीड को उसको कम किया। तो ये भी जो होगा एग्जाम्पल वो सेकंड लॉ का होता है। भाई जो गाड़ियों में शॉकर लगाए होते हैं, है ना, गाड़ियों में शॉकर लगाए होते हैं, उनका काम क्या होता है कि जो धक्का लगता है या फिर जो उबड़ खाबड़ रास्ते पे जो हमको दबाव महसूस होता है, उस दबाव को या उस प्रेशर को क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, रिलीज करते हुए कम कर देता है। स्प्रिंग जब मूव करेगी तो वो उसको फैला दे देती है और उसको कम कर देती है। तो ये भी एग्जाम्पल जो है वो सेकंड लॉ का है। ठीक है। ऊपर से कूदने पर शरीर को गति करना, यानी कि किसी हाइट से आप अगर कूदते हैं, जैसे फौजी होते हैं, आर्मी जो होती है उसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि एक हाइट से कूदने पर वो अपनी बॉडी को गतिमान करते हैं, रोलिंग करते हैं, ताकि जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ज़मीन पर गिरने पर तो उसको रिड्यूस करते हुए जीरो लेकर के जाएं। पहले अपनी बॉडी को गतिमान ही रखा आपने और उसके बाद कम करते हुए चले गए। ठीक है। अगला है कि गद्दे पर गिरने से चोट कम लगती है ना। अगर हम गद्दे पर गिरेंगे तो हमको चोट कम लगेगी क्योंकि वो भी स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है, और जबकि फर्श में हम लोग गिरेंगे तो हमको ज़्यादा चोट लगेगी। कराटे में ईंट को तोड़ना, आपको पता है कि भाई कराटे जैसे सेकंड लॉ कहता है F=m/v भी कहता है और F=m/a भी ये कहता है ना, एक ही बात है। मतलब ज़्यादा फोर्स डिपेंड करेगा एक तो मास पे और उसकी वेलोसिटी पे, यानी कि स्पीड पे, है ना, यानी कि इसको हम एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो भाई अगर आपको ज़्यादा फोर्स लगाना है तो उसके लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपका मास ज़्यादा हो और दूसरा आपका स्पीड ज़्यादा हो। भाई जो कराटे वाला व्यक्ति होता है वो अगर पतला व्यक्ति भी है और एक दूसरा मोटा व्यक्ति है, यानी कि एक बड़ा व्यक्ति है, शरीर में काफ़ी बड़ा है, तो वो तोड़ नहीं पाता क्योंकि उसका मास तो ज़्यादा है लेकिन वो अपनी स्पीड कम वो करके आया और कम स्पीड से उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसके कारण से उसका फोर्स का रिजल्टेंट क्या हुआ, कम हुआ। अगर वहीं एक पतला व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा, मास तो उसका कम है डेफिनेटली, लेकिन वो स्पीड को इतना बढ़ा देगा कि उसका जो रिजल्टेंट होगा वो फोर्स का वो क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। तो जिसके कारण से एक पतला व्यक्ति भी क्या करता है, आसानी से जो है वो ईंट को तोड़ देता है। ऊंची कूद के समय खुदी हुई मिट्टी होती है वो ज़्यादा आसान होती है, ज़्यादा बेहतर होती है, और वो क्या काम करती है, उस इम्पैक्ट को कम करती है, उस फोर्स के इम्पैक्ट को क्या करती है, कम करती है। किससे, स्पीड को कम करके। ठीक है। अधिक गहराई तक कील गाड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भारी हथौड़ा जो है हम लोग वो प्रयोग करते हैं। भाई अगर मुझे अधिक गहराई तक कील को गाड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हथौड़ा है उसका मास को मैं ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको ज़्यादा स्पीड से लेकर के आएंगे, या तो तब इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, या तो फिर हम लोग भारी हथौड़ा ज़्यादा यूज़ करें तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। दो कंडीशन आपके पास हैं ऐसे में कि भाई आप फोर्स को बढ़ा सकते हैं, तो एक तो मास से और दूसरा एक्सलेशन से। या तो आप मास को बढ़ा दें या तो फिर आप स्पीड को बढ़ा दें, तो इन्हीं कंडीशन से क्या निकलेगा, फोर्स ज़्यादा निकलेगा और तब जा करके ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और कील ज़्यादा गहराई तक खुदेगी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है जी, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जैसे हम कहते हैं कि भाई न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इस प्रकार का जो है न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी आपको समझना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है और काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ के एग्जाम्पल क्या होंगे, इसमें क्रिया के साथ साथ क्या होगी, प्रतिक्रिया भी होगी। ठीक है। या मैं कह सकता हूँ कि भाई जो एनर्जी है ना, वो ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। तो अगर हम इसको देखें, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे कि गेंद को दीवार पर फेंकने से वापस आती है, क्योंकि आपने गेंद को दीवार पर फेंका तो उससे क्या हुई, तो रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के बाद जो है वो आपकी ओर आई है। कुएं से पानी निकालते समय रस्सी अगर टूट जाए तो फिर व्यक्ति क्या होता है, पीछे की ओर गिर जाता है ना। तो ये क्या होगा, जो पानी निकालने के लिए रस्सी आपने प्रयोग की है वो नीचे जाएगी, उसका पूरा का पूरा जो बाल्टी उसमें लगाई गई है वो नीचे जाएगी और आप जो है पीछे की ओर गिरेंगे। बंदूक की गोली आगे जाते समय पीछे की ओर धक्का देती है, रॉकेट ऊपर की ओर जाते समय पीछे की ओर जो है वो धक्का देता है। तो ये भी जो होता है वो थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। नाव से ज़मीन पर उतरते समय नाव भी पीछे की ओर जाती है, ये भी एग्जाम्पल है। या जब भी ज़मीन में चलना, सिंपल सी बात है, ये भी
न्यूटन के थर्ड लॉ का ही एग्जाम्पल है। ज़मीन पे कूदना, है ना, ज़मीन से एक हाइट की ओर को कूदना, तो ये भी न्यूटन का लॉ का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप ज़मीन को जितना धकेलोगे उतनी हाइट तक आप जाओगे। तो दो अपोजिट फोर्सेस यहाँ पर काम कर रही है, एक आप नीचे की ओर लगा रहे हैं और दूसरा ज़मीन आपको ऊपर की ओर धकेल रही है। तो ज़मीन पर चलना भी तभी संभव हो पाता है क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर काम करता है। अगला टॉपिक जो है वो जी क्या है, अगला टॉपिक है वो है बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क। तो टॉर्क की हम लोग बात करें तो भाई इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो टाउ से डिनोट करते हैं और सिंबल इसका रहता है इस प्रकार से। तो भाई बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है? बल आघूर्ण का मतलब होता है कि जब किसी बॉडी पे, एक सरफेस पे आप दो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं तो उसके कारण से बॉडी में क्या होता है, एक मोशन आता है, एक सर्कुलर मोशन उस बॉडी में पैदा होता है। तो वो जो होता है उससे हम कहते हैं टॉर्क। उससे जो बल, उससे जो बॉडी में मोमेंटम आता है उससे हम कहते हैं टॉर्क। जैसे अगर बात मैं करूँ कि भाई एक सरफेस है, उस सरफेस पे आपने दो अपोजिट डायरेक्शन से आपने फोर्स लगाया, तो इसके कारण से क्या हुआ, जो उसमें एक मोमेंटम आया, है ना, तो उससे हम कहते हैं टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है जी F इंटू एल। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है कितना फोर्स लगा रहे हैं उसकी लेंथ पे, तो फोर्स इंटू लेंथ। अब आपके लिए जो ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो यूज़ होने वाला है कि भाई टॉर्क इक्वल टू F इंटू एल, तो भाई फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इक्वल टू होगा टाउ अपॉन एल। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसको लेके चलूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इन्वर्सली प्रोपोर्शन है क्या, लेंथ फोर्स के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टाउ के फोर्स, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर लेंथ बढ़ेगी, अगर लेंथ को मैं ज़्यादा रखूँ तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, कम होगा। यानी कि जब L बढ़ेगा तो F क्या होगा, कम होगा। और अगर L की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो F क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर कहने का मतलब यह है कि अगर मैं लंबाई को बढ़ाऊं तो फोर्स कम लगेगा, और अगर मैं बॉडी को क्या करूं, ये अगर मैं लेंथ को कम करूं तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि भाई एक हैंडपम्प है, उस हैंडपम्प पे आप अगर ये मान लीजिए कि आपका हैंडल है, तो भाई कहाँ से आपको इसको मोमेंटम करना आसान होगा, कहाँ से आप अगर फोर्स लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा आसानी से या फिर कम ताकत में आप इस बॉडी को मोमेंटम दे सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कम लेंथ पे लगाएं, हैंडल के कम लेंथ पे आप जो है वो फोर्स लगाएं, तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अब यहाँ लगाएंगे तो आपको इसकी तुलना में कम ताकत लगानी पड़ेगी, और अगर बिल्कुल आप कोने पे, आप कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी दूरी पर आप लगाएंगे तो बहुत कम फोर्स से ही क्या होगा, ये आपका हैंडपम्प जो होगा वो काम करने लगेगा। तो ये भी जो एग्जांपल है जी, वो भी एग्जांपल जो हम लोग टॉर्क से समझ सकते हैं। यानी कि अगर मैं जो है वो लेंथ को बढ़ा दूं तो उससे जो होगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, मैंने आपको बताया। सेकंड एग्जांपल आप समझिए जो घर में आप समझ सकते हैं अपने, कि भाई ये आपका दरवाज़ा है, इस दरवाजे को आपने दो जगहों से क्या करा, फुलक्रम से जुड़ा हुआ है। ये दरवाज़ा आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है। आप हैंडल कहाँ लगाएं दरवाजे में, कि भाई ये जो कुंडी है इससे आप दूर लगाएं, है ना, ये जो आप जहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ से आप कितनी दूरी पर लगाएं, फुलक्रम से आप कितनी दूरी पर लगाएं कि भाई ज़्यादा आसानी हुई। क्या आप अगर इसके नज़दीक लगाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी खोलने में, या फिर आप दूर लगाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी? तो डेफिनेटली बात है, लेंथ बढ़ाने से फोर्स कम लगेगा। अगर आप नज़दीक लगाएंगे तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी दरवाजे को बंद करने के लिए या खोलने के लिए, और अगर आप दूर पे हैंडल लगाएंगे तो आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपके टॉर्क से जुड़े होते हैं, यानी कि टॉर्क का ही इसमें कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आपको लिया हुआ है। अब हम लोग और भी एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, कि भाई अगर मान लो मैं बोलूँ कि जो पानी का नल होता है या फिर जो नल होता है, इस नल को अगर मोमेंटम देना है तो आपको पता है कि भाई आपको इसको जो है इस प्रकार से मोमेंटम देना पड़ेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, है ना। तो ये क्या है, टॉर्क का एग्जाम्पल है, समझ आ रहा है। तो ये आपका टॉर्क का एग्जाम्पल है। तो हैंडपम्प वाला हम लोग ने एग्जाम्पल देख ही लिया है। और अगला हम लोग बात करते हैं वो क्या है, कि पेन के ढक्कन को खोलने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, हमको टॉर्क देना पड़ता है। पेन के ढक्कन को खोलने के लिए भी हमको क्या देना पड़ता है, टॉर्क देना पड़ता है। या फिर ताले में चाबी देना होगा तो उसके लिए भी हमको चाबी को घुमाना पड़ता है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है, दो अपोजिट फोर्स उसमें होते हैं, दो अपोजिट डायरेक्शन से उसमें फोर्स लगते हैं, तभी वो मोमेंटम पे आता है। ठीक है, ये बाकी हम लोग ने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया है। अब जो है वो है आवेग, है ना, यानी कि इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या होता है जी, भाई क्षण भर के लिए ही लगेगा फोर्स, है ना, क्षण भर के लिए ही उस बॉडी में क्या मोमेंटम हुआ है उसे हम कहते हैं इम्पल्स।
जैसे इम्पल्स का मतलब होता है कि इम्पल्स का फॉर्मूला होता है एफ इंटू टी, इसमें फोर्स है एफ और इंटू टी क्या है आपका समय। यदि कोई बल किसी वस्तु पर कुछ समय के लिए ही काम करता है तो उस बल और समय का अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। उस तो उस बल को, है ना, और उसके जो टाइम डिफरेंस होता है, जो समय का अंतराल होगा, कितने समय तक आपने इसको लगाया, जो क्षण भर का जो समय होगा, है ना, उस समय क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे उनके गुणनफल को, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो भाई क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आपको समझना होगा, वो है कि भाई एक बैट्समैन के द्वारा जो बॉल को हिट किया गया, एक बैट्समैन ने जो बॉल को हिट किया, बहुत कम समय के लिए ही बॉल जो होती है वो बैट पे हिट करती है, और उससे जो होता है वो बॉल जो है गतिमान अवस्था में आती है, यानी कि बहुत दूरी तक तय कर लेती है। तो ये भी जो होगा वो इम्पल्स का है। ठीक है, इम्पल्स का मैंने आपको क्या मतलब बताया कि भाई फोर्स लग रहा है किस पे, बहुत ही कम समय के लिए, तो ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। बाइक को चलाने के लिए जो किक मारना है वो भी आपका एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जिसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। यानी कि अभिकेंद्री का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और अपकेंद्री का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इसके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है कि किसी सर्कल के जो सरकमफ्रेंस होता है, यानी कि किसी सर्कल के अगर मैं बात में करूं तो बाहर से केंद्र की ओर लगने वाला, यानी कि बाहर से सेंटर की ओर लगने वाला जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। जबकि सेंटर से बाहर की ओर लगने वाला जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपकेंद्री बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग कहते हैं। अब कैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बोलूँ तो जैसे भाई मौत का कुआं है, उस मौत के कुएं में जो आपकी गाड़ी चलती है, यानी कि जो बाइक वगैरह चलती है, तो जो बाइक है उस बाइक ने मौत के कुएं की जो दीवार है उसकी ओर जो फोर्स लगाया उसे हम कहेंगे अपकेंद्री बल। और बदले में जो दीवार ने, जो बाइक टिकी हुई है, उसका कारण क्या है कि क्योंकि दीवार ने भी उसकी ओर को एक फल लगाया, और उसे हम कहते हैं कि भाई वो क्या है, अभिकेंद्री बल है, यानी कि जो केंद्र की ओर को बल होगा वो अभिकेंद्री बल कहलाएगा। ठीक है, और ये बल आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। खासकर हम लोग देखते हैं कि जो पहाड़ में जो सड़कें होती हैं, वो सड़कों का जो मोड़ होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि सड़कें जो होती है ना वो एक एंगल पे बनाई जाती हैं ताकि उनकी ऊंचाई दे दे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, इस एंगल को हम लोग नहीं मेंटेन करेंगे मोड़ पे, तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी जो होगी उसके स्लिप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। पत्थर को हम लोग डोरी में बांध करके गोल गोल उसे घुमाएं, तो इसमें जो बल लगता है वही उससे भी हम कहते हैं कि जो अभिकेंद्री बल का एग्जाम्पल रहता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगर एग्जाम्पल दें तो भाई पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है ना, वो भी सूरज की जो होती है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चक्कर लगाती है। तो भाई ये अगर सूरज है तो पृथ्वी और बाकी अन्य ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो अंदर की ओर को लगा रहे हैं ना, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये अभिकेंद्री बल। अगर वो ऐसा ना करे तो हो सकता है कि वो बाहर की ओर छूट जाए। ठीक है, तो ये आपका अभिकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भाई कीचड़ जो होता है वो मड गार्ड पर गिरता है, वो भी इसका एग्जाम्पल रहता है। ठीक है, मोड़ पर जो होती है रेल या कार जो होती है वो मुड़ते समय पहियों के बीच में और सड़क के मध्य में जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल हम लोग कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके अभिकेंद्री बल के जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात करते हैं अभिकेंद्री बल की, है ना, यानी कि अपकेंद्री बल की, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ऐसा बल मैंने आपको बताया कि जो भाई कहाँ लगे, केंद्र से बाहर की ओर लगे, है ना, सेंटर से जो है वो बाहर की ओर लगे, उसे हम क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग कहते हैं। कई कई सारे एग्जाम्पल हैं इसके जो आम जिंदगी में आप लोग उसको देख सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ कि भाई आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो कपड़े धोती है ना, कपड़े को साफ करती है या फिर कपड़े को ड्राई करती है, तो उसका भी जो काम होता है वो क्या होता है कि बाहर की ओर को धकेलना कपड़ों को, जिसके कारण से उसमें से जो पानी होता है या गंदगी जो होती है वो निकलती है। तो ये भी एग्जाम्पल जो है वो किसका है, वह है अपकेंद्री बल का। क्रीम सेपरेटर का काम भी ऐसे होता है कि भाई जो क्रीम होता है उसको इकट्ठा कर देती है एक साइड पे, तो ये भी जो काम होता है वो
क्रीम सेपरेटर वो भी अपकेंद्री बल का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भाई जो ड्राई क्लीनर होता है उसमें भी यही काम होता है, और वो भी एग्जाम्पल किसका है, अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है ग्रेविटेशन, और तमाम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।